स्टार्ट करते हैं। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। तो हम कल नैसर्गिक मित्रता तक हमने देखे थे। तो सरल है विषय, कुछ उसमें कठिनाई आपको अनुभव नहीं होनी चाहिए। तो नैसर्गिक मित्र अमित्र में समचक्र जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें आपको समझना है कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन सा ग्रह किसका शत्रु है, और कौन सा ग्रह किसका सम है। ये तीन कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और मित्र शत्रु यदि ध्यान में रहते हैं तो सम ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है वहां पर। तो देख सकते हैं सूर्य, सूर्य जो है, सूर्य का जो मित्र है वो चंद्र, मंगल और बृहस्पति है। और शत्रु जो है वो शुक्र, शनि है। और उसके अतिरिक्त जो ग्रह बच गया है वो बुध है, वो सम है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का वहां पर दिया है। तो सूर्य, मंगल और बृहस्पति जो है, ये तीनों के मित्र जो है वो समान है, और ये तीनों आपस में मित्र है, ये ध्यान में रखना है। देख सकते हैं सूर्य, मंगल और गुरु जो है अर्थात बृहस्पति जो है, इन तीनों के मित्र समान है। यथा सूर्य का चंद्र मंगल बृहस्पति है, मंगल का सूर्य चंद्र बृहस्पति है, गुरु का सूर्य चंद्र मंगल है, और ये तीनों आपस में मित्र है, ये समझना है। और चंद्र जो है, चंद्र का कोई भी ग्रह शत्रु नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। इसलिए वो बॉक्स आपको ब्लैंक दिखेगा, चंद्र का कोई भी ग्रह शत्रु नहीं होता है। और जो गुरु है, गुरु को कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता है, गुरु किसी का शत्रु नहीं होता है, चंद्र का कोई शत्रु नहीं होता है और गुरु किसी का शत्रु नहीं होता। देख सकते हैं वहां पर शत्रु के स्थान में कहीं पर आपको गुरु या बृहस्पति लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो ये कुछ सामान्य विषय है, इसमें आपको जानना चाहिए। तो अन्यथा बाकी सब वहां पर तालिका में, चार्ट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किसका शत्रु है और कौन सा ग्रह किसका मित्र है। ये सामान्य विषय और ये नैसर्गिक मित्रता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने ये विषय का विवेचन किया है। यहाँ पर लिखा है, देखिए, यह ग्रहों का नैसर्गिक स्वाभाविक मित्र और समविभाग जो कि ब्रह्मा जी ने कहा है करके लिखा है। ठीक है, आगे देखेंगे ग्रहों के तात्कालिक मित्र। अब मित्रता, ये ग्रह मैत्री विचार में तीन प्रकार का विचार होता है। एक तो नैसर्गिक मित्रता होती है, दूसरी जो है वो तात्कालिक मित्रता होती है, और तीसरा जो है वो पंचधा मैत्री, ग्रहों की पंचधा मैत्री। ऐसे तीन विचार यहाँ पर मुख्य रूप से होते हैं। तो उसमें जो दूसरा विषय है तात्कालिक मित्र, अब एक जो है नैसर्गिक, जो स्वाभाविक है, जो एक्चुअल में होता है, हमेशा यथावत स्थिति होती है, जो कि विधि लिखित है, जैसा हम बोलते हैं, जो ब्रह्मा ने कह दिया है, ऐसा जो बोलते हैं, वो जो नैसर्गिक मित्रता है। अब उसके पश्चात जो आ गया है वो ग्रहों के तात्कालिक मित्र, मतलब करंट, हम जैसे करंट लोकेशन देखते हैं, है ना। तो लाइव लोकेशन, करंट लोकेशन जो देखते हैं हम, लाइव लोकेशन जिस प्रकार से देखते हैं, उसी प्रकार से ग्रह जो तात्कालिक स्थिति में है, गोचर स्थिति में है ना। तो उस समय में जिस समय में हम विचार कर रहे, तात्कालिक का अर्थ यह है कि जिस समय में भी हम विचार कर रहे उस समय में ग्रह जहां पर है, जिस स्थिति में है, वहां से किन स्थानों पर कौन सा ग्रह होने पर कौन उसका शत्रु होगा, मित्र होगा, इस प्रकार का जब विचार किया जाएगा उसे तात्कालिक मित्रता कहेंगे। तो बोला है कि दशबंध्वाय सहज स्वांत्यस्थास्ते परस्परम तत्काले मित्रताम यान्ति रिपवो अन्यत्र संस्थिताः, ऐसा करके कहा है। तो तात्कालिक मित्रता वहां पर कही है। तो सूर्यादि ग्रह, तो ग्रह जहां पर रहेगा, जिस स्थान पे या जिस राशि में रहेगा, उस स्थान से वहां पर बताए गए हैं कि सरल विषय है कि कहा गया है कि सामने के तीन स्थान, अर्थात मान लो कि ग्रह लग्न में बैठा है, कोई ग्रह मेष लग्न में बैठा हुआ है, स्थित है, और वहां से द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्थान वाले जो भी ग्रह होगा, और उससे पिछली तीन राशि अर्थात द्वादश, एकादश और दशम स्थान स्थित जो भी ग्रह होंगे, वो उनके मित्र हो गए। अर्थात जो मेष राशि में या मेष लग्न में जो ग्रह बैठा हुआ है वो उसके मित्र हो गए, अन्यत्र जो भी हो गए वो उसके शत्रु हो गए, ये जानना चाहिए। जैसे कहा गया यहाँ पर स्थान बताया गया, देखो, दशम, दश बंधु, है ना, दश नाम दशम स्थान, बंधु मतलब चतुर्थ, बंध्वाय करके बोला, आय नाम एकादश, सहज अर्थात तृतीय स्थान, स्व नाम धन इत्यादि संपत्ति का विचार जो होता है तो स्वायत्त, तो जो स्व नाम है द्वितीय स्थान, और अंतस्थास्ते, स्वांत्यस्थास्ते करके बोला है, तो अंत्य नाम
द्वादश स्थान, तो यहाँ पर स्थित जो भी ग्रह होंगे वो उस लग्न में स्थित होने वाले ग्रह के वहां पर, या मेष राशि में जो ग्रह है मेष लग्न में उसके वहां पर मित्र होंगे। अन्यत्र जो भी स्थित है वो सभी शत्रु हो गए। ऐसा केवल लग्न में नहीं होंगे, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। तो सामान्य ये नियम ध्यान में रखना है कि जो भी ग्रह जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान से आगे की तीन राशि वाले और पिछली तीन राशियों वाले जो भी ग्रह होंगे वो उसके मित्र हो गए, अन्यत्र जिस स्थान पर जो भी होंगे वो शत्रु हो गए, ये जानना चाहिए। तो ये आपको एक तात्कालिक मित्रता के विषय में मैंने यहाँ पर बताया। अब तत्पश्चात वहां पर यहाँ पर उदाहरण इत्यादि भी इस ग्रंथ में दिए हुए हैं, वो आप सभी देख सकते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे ग्रहों की पंचधा में। हाँ, और ये भी एक विषय ध्यान में रखना है कि नैसर्गिक मित्रता में मित्र सम शत्रु होते हैं, लेकिन तात्कालिक मित्रता में वहां पर सम का विचार नहीं है, वहां पर केवल मित्र और शत्रु का विचार है, वहां समता का विचार नहीं होता है। ठीक है, ये एक विशेष वहां पर नियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखेंगे हम ग्रहों की पंचधा मैत्री। अब बोलता है, अब पंचधा क्यों कहा गया है, तो यहाँ पर पांच प्रकार की मैत्री का यहाँ पर विचार किया जाता है। तो पांच क्या क्या हो गए, एक तीन तो हम समझ गए कि मित्र है, सम है और शत्रु है, ये तीन विषय तो नैसर्गिक मित्रता के अनुसार ही है। अब और दो क्या ऐड हो गए, तो यहाँ पर अधिमित्र और अधिशत्रु, जैसा हम बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, BFF ऐसा लिखते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर करके ऐसा लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से अधिमित्र और अधिशत्रु जो हमारा एक हमारे सामान्य विचार किया जाए, हमारे जो विश्व में भी ऐसी व्यवहार है इस प्रकार का कि बहुत कोई व्यक्ति बहुत, मुझे वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं सुहाता, ऐसे भी जब विचार किया जाता है वो मतलब वो बहुत ही अधिक शत्रु होता है, ऐसे जब होता है तो अधिशत्रु अधिमित्रता। तो यत्पिंडे तत् ब्रह्मांडे इस नियम से विचार करें तो जो हमारे व्यवहार में, जो हमारे दुनिया में और हम हमारे मानव जीवन में जिस प्रकार के विचार होते हैं ये सभी चीज ब्रह्मांडों में भी स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार का विचार यहाँ पर भी क्या है, तो मित्र हो गया, मित्र होने पर अधिमित्र, उसके बाद में शत्रु अधिशत्रु सम, इस प्रकार के पांच प्रकार के मैत्री का विचार जिस जगह पर किया जाता है उसे पंचधा मैत्री कहा जाता है। ग्रहों की ये पंचधा मैत्री कहलाती है। तो तत्काले च निसर्गे च मित्रं चेदधिमित्रकं मित्रं मित्र समत्वे तु शत्रु शत्रु समत्वके समो मित्र रिपुत्वे तु शत्रुत्वे त्वधिशत्रुता एवं विविच्य दैवज्ञो जातकस्य फलं वदेत्। तो इस प्रकार से अब ये सबका विचार करते हुए जातक को फलादेश करना चाहिए। अब ये मित्र अधिमित्र कैसे होता है, शत्रु अधिशत्रु कैसे होता है, इस प्रकार आप मित्र तो समझ में आ गया, शत्रु भी समझ में आया, अधिमित्र अधिशत्रु का यहाँ पर मुख्य रूप से आपको समझना चाहिए। तो स्वाभाविक और तात्कालिक दोनों प्रकार से मित्र हो तो वह ग्रह अधिमित्र कहलाता है। तो तत्काले च निसर्गे च मित्रम चेत अधिमित्रकम, अर्थात नैसर्गिक मित्रता में भी मित्र है और तात्कालिक में भी मित्र है, तो वो ग्रह उस ग्रह का अधिमित्र कहलाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, जो जो ग्रह, मतलब मान लीजिए कि सूर्य का विचार कर रहे हैं, अगर सूर्य का विचार कर रहे हैं तो सूर्य का नैसर्गिक मित्र मंगल है। अगर वो मंगल अ, नैसर्गिक मित्रता में मित्र हुआ और तात्कालिक मित्रता में भी वो सूर्य सूर्य मान लीजिए मेष राशि में और मंगल द्वितीय भाव में है, तो वो उसका वहां पर तात्कालिक में भी मित्र हुआ। तो इस प्रकार से पंचधा मैत्री का विचार होगा तो वो पंचधा मैत्री में अधिमित्र कहलाएगा। इसी प्रकार से ये तो अधिमित्र हो गया, और बोलता है कि यदि एक जगह से मित्र और एक जगह से सम हो तो वह ग्रह मित्र हो जाता है। तो मान लीजिए कि तात्कालिक में बुध जो है वो सूर्य से द्वितीय स्थान में या द्वादश स्थान में या अन्यत्र कहीं पे भी जो उक्त स्थान बताए गए मित्रता के वहां स्थित है, अगर वो वहां पर मित्र हो जाता है और इसमें नैसर्गिक मित्रता में वो सम है बुध, तो वह केवल मित्र कहलाएगा। अर्थात एक स्थान पर मित्र है एक स्थान पर सम है तो वो केवल मित्र कहलाएगा। और एक एक स्थान से शत्रु और दूसरे दूसरे स्थान से मित्र हो तो वह ग्रह सम कहलाता है। मान लीजिए कि शनि जो है सूर्य का शत्रु है, अब वो तात्कालिक स्थिति में आकर मित्र बन जाता है तो वो सम कहलाएगा।
ठीक है। और यदि एक स्थान से सम एवं दूसरे स्थान से शत्रु है तो वह शत्रु कहलाता है। और यहाँ पर आपके बुध जो है ये सम है सूर्य के। और यदि वो तात्कालिक स्थिति में यदि शत्रु हो जाते हैं तो वो शत्रु ही कहलाएंगे, सम नहीं रहेंगे। यदि दोनों प्रकार से शत्रु है तो वह अधिशत्रु कहलाएगा। कि यदि शुक्र जो है सूर्य का शत्रु है नैसर्गिक मित्रता में, और यदि वो तात्कालिक स्थिति में भी शत्रु बन जाता है तो वो अधिशत्रु कहलाएगा। इस प्रकार से अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, अधिशत्रु, ये पंचधा मैत्री का विचार जातक का शुभाशुभ फल कहना चाहिए। तो ये इस प्रकार से भी ये फलादेश में सहायक होता है। ये विषय भी इनका विचार करके फलादेश करना चाहिए। ये सब विषय फलादेश में सहायक है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, सूर्य का ही उदाहरण दिया हुआ है, देख सकते हैं आप आगे भी। तो इस प्रकार से पर पंचधाम मैत्री का भी चक्र है। हाँ बोलिए। सूर्य, शनी आणि गुरु जर एकाच घरात असतील तर मित्र शत्रू कसं काय करायचं? सूर्य, शनि, गुरु। हा, हाँ। एकाच घरात असतील म्हणजे समजा चौथ्या घरात असतील, हम्म तर त्याच्यातलं शत्रू मित्र असं कोण? सूर्य, शनि, गुरु, है ना। हा तो हा तो आप तात्कालिक मित्रता कहना चाह रहे हैं या पंचधा मैत्री या नैसर्गिक मित्रता? हा, ते तात्कालिक का कसं? विचार कर रहे हो? हाँ, तात्कालिक में यदि विचार करेंगे तो तात्कालिक मित्रता में यहाँ पर नियम क्या बताया है कि दशम, चतुर्थ, एकादश, तृतीय, द्वितीय, यदि प्रथम स्थान में है तो वो शत्रु ही कहलाएगा। ठीक है। तो गुरु, हाँ गुरु जो है, अब बताता हूँ, ठीक है, आपका क्वेश्चन समझ गया मैं। तो हम्म, गुरु, शनि और सूर्य बोले ना आप? हाँ हाँ। हाँ, तो गुरु, शनि, सूर्य जो है, अब पहले विचार करते हैं गुरु का। तो गुरु हम्म और सूर्य जो है नैसर्गिक में क्या है, मित्र है ना। हम्म और हम्म तात्कालिक में यदि, नैसर्गिक में तो मित्रता है उनकी, ये समझ में आ गया हमें। और हम्म तात्कालिक में वो क्या हो जाएंगे, गुरु और सूर्य? अगर तात्कालिक में है तो शत्रु है एक प्रकार से तात्कालिक स्थिति में, अगर प्रथम हम्म स्थान में स्थित है। और यदि पंचधा मैत्री का विचार करते हैं तो पंचधा हम्म मैत्री में गुरु नैसर्गिक में तो मित्र है और तात्कालिक में शत्रु हो गया है, तो वो सम हो हम्म जाएगा पंचधा मैत्री के हम्म अनुसार। गुरु का विचार हो गया। उसके बाद देखेंगे शनि। तो शनि जो है वो नैसर्गिक रूप से वहां पर शत्रु है सूर्य का। हम्म और हम्म तात्कालिक स्थिति में भी वो प्रथम स्थान में आ रहा है, अर्थात शत्रु हो गया है। और हम्म पंचधा मैत्री में देखेंगे तो वो अधिशत्रु हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शत्रु था, इसमें भी शत्रु हो गया, तो पंचधा मैत्री के अनुसार वो अधिशत्रु हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके। क्लियर है? हो हो। ओके, यस। तो इस प्रकार से ग्रहों की पंचधा मैत्री, तात्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता को देखते हुए हमें फलादेश करना चाहिए। हम यदि विशेष फल देख रहे हैं तो हम आजकल क्या करते हैं कि सीधा हम मित्र शत्रुता देख करके नैसर्गिक मित्रता इत्यादि देख के ही फल कर देते हैं। लेकिन तात्कालिक मित्रता, पंचधा मैत्री, ये जनरली ज्योतिषी नहीं देख रहे हैं, तो उससे ही फलों में वहां पर न्यूनाधिक्यता होती है। अब एक और विषय आ रहा है। अब जो इतने सारे विषय बता दिए, ग्रहों की उच्च राशि, है ना, ग्रहों की स्वराशि, ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि इत्यादि भिन्न भिन्न विषयों का हमने यहाँ पर अध्ययन किए। अब इनके फल कैसे होंगे, तो परसेंटेज में उसके फल बताए गए हैं। तो देख सकते हैं कि अब स्वोच्चे शुभम फलम पूर्णम त्रिकोणे पाद वर्जितम स्वर्क्षेर्धम मित्र गेहे तो पादमात्रम प्रकीर्तितम पादार्धम समभे प्रोक्तम शून्यम नीचास्त शत्रुभे तद्वत दुष्ट फलम ब्रूयाद व्यत्ययेन विचक्षणः। तो अपने उच्च राशि में स्थित ग्रह जो होगा तो संपूर्ण शुभ फलदायक, मतलब उच्च राशि में उच्चांश इत्यादि में होने पर वो 100% शुभ फल करेगा। मूल त्रिकोण में होने पर तीन चरण से वहां पर फल करेगा, अर्थात 75% ग्रह का वहां पर प्राप्त होता है। 100% उच्च राशि में, 75% वहां पर मूल त्रिकोण राशि में, और 50% स्वराशि में फल करता है। और मित्र ग्रह होने पर मित्र मित्र ग्रह के गृह में होने पर, स्थानमर होने पर वहां पर वो 25% फल करता है। समस्थान में मतलब अपने जो उसका समग्रह है कोई, उसके स्थान पर होने पर 1/2, मतलब 25% का भी और हाफ कर देंगे, 1/2 वहां पर हो जाएगा चरण से।
और नीच और अस्त स्थान पर होने पर, शत्रु ग्रह में होने पर वो शुभ फल का अभाव हो जाता है, वहां पर शुभ फल शून्य हो जाता है, बिल्कुल भी फल नहीं करेगा। इन स्थानों में इससे विपरीत अशुभ फल समझना चाहिए, अर्थात जब अशुभ फल होगा तो अशुभ फल भी वैसा ही होगा। अर्थात नीच पर होने पर आप समझ सकते हैं, नीच स्थान पर होने पर तो वहां पर वो फल नहीं करेगा। ठीक है, तो उच्च का जो फल है उसका वो अगर अशुभ अशुभ स्थिति में है ग्रह, उसको स्थिति अच्छी नहीं है, तो उच्च का फल भी उसका अच्छा नहीं होगा। तो इसके विपरीत फल वहां पर वो अशुभ फल में उसका कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब तो उच्च का फल जो है वो शून्य है अशुभ स्थिति में, और मूल त्रिकोण का जो फल है वो फिर उससे थोड़ा कम देता है। और स्वभवन का यहाँ पर जो दिया है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इस पीडीएफ में। दूसरे एक बुक में जो दिया है, मैं उसका फोटो आपको भेजूंगा, उसमें अच्छे से बताया है। तो यहाँ के चार्ट में थोड़ा ये 60 45 30, ये यहाँ पर ये कला इत्यादि के माध्यम से दिया है शायद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शुभाशुभ फल का भी विवेचन किया है। तो समझ गए कि उच्च राशि में होने पर 100% शुभ फल देता है ग्रह, मतलब अच्छा स्ट्रांग फल होता है। उससे कम 75% मूल त्रिकोण में देता है, और स्वभवन में आधा फल देता है। तो यहाँ पर जो दिया है ये कला में दिया गया है, तो 60 कला जिस प्रकार से होती है ना, उस प्रकार से 60 कला, फिर 45, फिर 30, मतलब उसका आधा, 60 का सीधा आधा जो 50% हो जाता है वो स्वक्षेत्र में देता है। फिर उससे भी आधा मित्र ग्रह में देता है, उससे आधा अर्थात 7.5 कला जो है वो सम में देता है, और नीच में होने पर वो शून्य हो जाता है, बिल्कुल भी उसका अच्छा फल नहीं होता है। उसी प्रकार शून्य फल उच्च में अशुभ फल का विचार करें तो नीच में होने पर जो उच्च का फल है वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और मूल त्रिकोण में होने पर, ग्रह जब मूल त्रिकोण में होगा अर्थात नीच इत्यादि में होगा, तो वहां पर से उसका जो मूल त्रिकोण का मतलब अशुभ स्थिति का ये विवेचन कर रहे हैं। अशुभ स्थिति में होने पर ये जो मूल त्रिकोण का फल है ये भी अब अशुभ स्थिति क्या है, तो अशुभ ग्रह की दृष्टि इत्यादि होना, है ना, और अपने शत्रु के साथ होकर के स्थित होना, तो ये ऐसी स्थिति में ग्रह अशुभ हो जाता है, उसको शुभ फल उतना नहीं कर पाता है। तो मूल ऐसी स्थिति में मूल त्रिकोण में होने पर 7.5 कला मतलब आधे से भी और कम हो जाता है उसका फल। और स्वभवन में होने पर, स्वक्षेत्र में होने पर, अशुभ स्थिति में स्वक्षेत्र में है तो वो भी आधा नहीं दे पाएगा, उससे भी आधा फल देगा। मित्र ग्रह में होने पर उसका भी आधा, और सम का 45। लेकिन नीच का जो फल है, नीच का पूरा पूरा फल देगा। अगर अशुभ है तो वो नीच का ही हो जाएगा, पूरा नीचता का फल देगा करके बताया है। तो इस प्रकार से इनके परसेंटेज में एक फल बताए गए हैं, ये भी एक सामान्य विषय आपको जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सिलेबस में इतना ही है। इसके बाद में ग्रह का साधन बताया गया है। ये अध्याय आपको सिलेबस में नहीं है, तो हम आगे का देखेंगे। अभी राशिशील अध्याय आपको, राशि स्वरूपाध्याय जो है ये दिया है, इसका आप अध्ययन करना चाहे तो कर सकते हैं वहां पर, लेकिन आपको ये सिलेबस में नहीं है ये वाला अध्याय। उसके बाद में कुछ ग्रंथों में ग्रहादि साधना अध्याय करके ये विशिष्ट अध्याय बनाया गया है, लेकिन इस पीडीएफ में यहाँ पर एक ही में उसको ग्रह गुण स्वरूपाध्याय में दे दिया। अब राशि स्वरूपाध्याय, तो राशि स्वरूपाध्याय आपको देखना है। अहोरात्रस्य पूर्वान्त्याद लोपाद होरावशिष्यते तस्य विज्ञान मात्रेण जात कर्म फलम वदेत् यद्व्यक्तात्मको विष्णु काल रूपो जनार्दन तस्यांगानि निबोधत्वं क्रमात् मेषादिराश्रयः मेषो वृषश्च मिथुनः कर्कसिंह कुमारिकाः तुलालिश्च धनुर्नक्रे कुंभो मीनस्ततः परम। तो सामान्य विषय है कि अहोरात्र शब्द जो है, एक अहोरात्र दिन और रात्रि मिला करके जब हम विचार करते हैं तो वो अहोरात्र कहलाता है। मतलब सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक ये दिन हो गया, सूर्यास्त से लेके दूसरे सूर्योदय तक का काल जो है वो रात्रि कहलाती है। तो ये जो पूरा 24 आवर्स का काल है उसे हम एक अहोरात्र शब्द से, तो अब होरा शब्द वहां पर उत्पत्ति हो रही होरा शब्द की, तो कैसे भी बोलते हैं कि अहोरात्र शब्द के अंत्य तथा पूर्व वर्ण, तो अंत्य का जो त्र है और पूर्व का जो अ है, इनका जब लोप हो जाएगा, अर्थात जब इनको दोनों को निकाल दिया जाएगा, तब होरा शब्द वहां पर अवशिष्ट रहता है। अर्थात एक अहोरात्र के अंतर्गत ही होरा जो द्वादश लग्न है वो रहते हैं। जी बोलिए, मधुरा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ठीक है, तो अहोरात्र, आप आपका माइक जो है वो म्यूट कर दीजिए। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ओके।
तो अहोरात्र शब्द की उत्पत्ति का विचार किया गया है, और ये अहोरात्र में ही द्वादश लग्न होता है, अर्थात राशि चक्र का भ्रमण होता है। इस 24 आवर्स में ही 12 राशियों का उदय होता है। तो ये 12 राशियों के नाम पर ही लग्न एक विषय है। लग्न का आपको सामान्य विषय में बता देता हूँ, जो कि आपके सिलेबस में छोटा सा एक पार्ट है इस फर्स्ट मॉड्यूल में। तो लग्न जो है ये द्वादश लग्न होते हैं, 12 लग्न होते हैं। जो 12 राशियां है उन्हीं के नामों पर ही 12 लग्न है। इसमें जिस प्रकार से चर स्थिर द्विस्वभावादी राशियों की संज्ञा दी गई, आगे आएगा विषय, उसी प्रकार से लग्नों लग्न भी चर स्थिर द्विस्वभाव। इसलिए आप सुनते होंगे कि स्थिर लग्न में ये कार्य करिए, चर लग्न में ये कार्य करिए, है ना। विशेष करके अभी दीपावली हुई तो दीपावली में वृषभ लग्न में, सिंह लग्न में ये स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न में पूजन आदि करने का विधान है। वृश्चिक लग्न में भी पूजन किया जाता है मध्याह्न में। तो इस प्रकार से स्थिर लग्नों में लक्ष्मी पूजन, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए स्थिर लग्न में पूजन किया जाना, ये संबंध है वहां पर। तो ये जो 12 लग्न है, इनका उदय अहोरात्र में होता है, अर्थात दिन रात्रि में होता है। पूरे 24 आवर्स में 12 राशियों का उदय हो जाता है। राशि चक्र जो घूमता है, जो एक नक्षत्र चक्र जो घूमता है, उसे घूमने के लिए 24 आवर्स, अर्थात यथा अश्विनी नक्षत्र आज का दिन नक्षत्र है, तो अश्विनी से लेकर वो जो चक्र जब घूमेगा तो दूसरा नक्षत्र आने तक का जो काल लगेगा वहां पर, वो एक सामान्य रूप से 60 घटी का होता है, जिसे हम 24 घंटे मानते हैं। 24 घंटे में 60 घटी होती है। तो उसी में 12 लग्नों का भी उदय हो जाता है, 12 राशियों का भी उदय हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर द्वादश लग्न का विचार किया जाए। लग्न अर्थात राशियो नाम उदयो लग्नम। एक संस्कृत में पंक्ति है, राशियो नाम उदयो लग्नम, ये परिभाषा है उसकी। तो राशियों का उदय होना ही लग्न कहलाता है। अतः उसके ज्ञान से ही जातक का शुभाशुभ फल कहना चाहिए। तो बिना उसके, बिना लग्न के ज्ञान के हम फलादेश नहीं कर सकते, क्योंकि लग्न होगा तभी आगे की कुंडली में हम भाव लिख सकते हैं। तो प्रथम भाव भी में कौन सी राशि आएंगी यही हमें नहीं पता चलेगा, तो आगे की राशियां हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए लग्न का विशेष प्रयोजन वहां पर समझना चाहिए। तो लग्न आदि के आधार पर ही वहां पर फलादेश किया जाता है। तो बोलते हैं ना, किसी का जन्म लग्न ये है इत्यादि। तो जन्म लग्न ही ज्ञात नहीं होगा तो आगे की स्थिति हम बता ही नहीं सकते। आगे के ग्रह कहाँ पर स्थित होंगे, कौन सी राशि में होंगे, ये हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले कुंडली बनाते समय लग्न का ज्ञान किया जाना चाहिए कि कौन सा उस समय में लग्न है। तो ये पंचांग इत्यादि में आपको लग्न दिखे हुए मिलेंगे, और जब आप विशिष्ट अध्ययन करेंगे तो लग्न साधन इत्यादि भी विषय आता है। अभी आपको सामान्य रूप से लग्न क्या है वो आपको जानना है। अतः उसके ज्ञान से ही जातक का शुभाशुभ फल कहना चाहिए। जो अव्यक्त आत्मा भगवान काल स्वरूप विष्णु है, उनके अंग मेषादि द्वादश राशि है। अब भगवान विष्णु मान लो, या काल स्वरूप जो परम पुरुषोत्तम है, तो उनके जो अंग में जो है वो मेषादि द्वादश राशियां स्थित है। तो उनका जो अंग है ये 12 अंग ही उनके मेषादि द्वादश राशि, ऐसा बताया गया है। तो ये 12 राशियां कौन सी है वो बता दे रहे, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन, ये क्रम से द्वादश राशि। इन द्वादश राशियों का जो नाम है आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। आपको फलादेश इत्यादि में जब अध्ययन इत्यादि करेंगे तो बार बार आपको काम पड़ेगा इसका। तो ये 12 राशियों के क्रम से, ऐसा नहीं कि हमें 12 राशियों के नाम कंठस्थ है लेकिन क्रम याद नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। इसका क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है आगे ग्रंथों में जो बताया, सब क्रम से वहां पर बोल देता है मेषादि द्वादश राशि। तो मेष आदि में अर्थात मेष से प्रारंभ करके, इस प्रकार से। तो ये क्रम आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं, काल रूप पुरुष, काल स्वरूप जो पुरुष है, काल रूपी जो पुरुष है उसके अंग, जो आगे इसके पहले जो पूर्व श्लोक में कहा है, तो बोलता है शीर्षानने तथा बाहुर क्रोड़ कटिबस्तयः गुह्योरुयुगले जानु युग्मे वैजंग के तथा चरणो द्वौ तथा मेषात् ज्ञेया शीर्षादय क्रमात्। जो काल पुरुष के जो अंग है ये मेषादि द्वादश राशि क्रम से स्थित है। अर्थात काल पुरुष का जो, अर्थात भगवान नारायण है, उनका जो सिर का स्थान है उस स्थान पर मेष राशि विराजमान है, मस्तक पर। शीर्षानने, अब यहाँ पे भी जो क्रम बताया मेषादि का क्रम बताया, तो शीर्षानने तथा बाहु। तो मुख पे तो जो मुखमंडल है, शीर्ष जो है ये पूरा फेस जो है मुख है, ये मस्तक है ना। तो यहाँ पे शीर्ष तक जो शीर्ष वाला भाग है, सिर से लेकर ये ऊपर का भाग है जो ये मस्तक जो है, ये क्या बोला है, वृषभ राशि बोला है, सॉरी मेष राशि बोला है। शीर्ष शीर्ष मुख बाहु हृदय उदरानी करके आता है। तो शीर्ष जो है, सिर जो है, ये मेष राशि। तत्पश्चात फेस वाला जो भाग आ गया, आंख कान नाक इसमें सब आ गया। जो फेस वाला भाग है इसमें मुख आ जाएगा, मुखम। अब ये मुखम करके बोला है, तो मुख कौन है, तो वृषभ राशि मुख है। तो सिर पर मेष, मुख पर वृषभ राशि। उसके बाद बाद में बाहु।
अब इसका प्रयोजन क्या है वो भी आगे बताएंगे। पहले आपको जानना है कि कौन से अंग में कौन सी राशि है। उसके बाद में बाहु, तो ये जो भुजाएं है, भुजाओं से लेकर ये जो स्थल, जो छाती वाला स्थान और ये भुजा इत्यादि जो है, ये बाहु वाले स्थान में यहाँ पर मिथुन राशि बताया। तत्पश्चात हृदय जो है, हृदय जो है वो कर्क राशि बताया गया है। उदर अर्थात पेट जो है वो सिंह राशि बताया गया है। कमर जो है वो कालपुरुष की कटी बताई गई, कमर बताया गया है। वस्ती प्रदेश, उसके बाद में जो तुला है वो वस्ती, जो कमर से नीचे का भाग नाभि प्रदेश जो है वो वस्ती स्थान जो है वो काल पुरुष इत्यादि का तुला राशि बताई गई। और लिंग स्थान जो है, जो गुप्तांग जो होते हैं वहां पर वृश्चिक राशि का स्थान बताया गया है। जंघाएं जो है, तो अब यहाँ पर जंघा जो है उसको वहां पर आपको समझना है धनु राशि का स्थान। उसके बाद में घुटने जो है, जो हमारे दोनों जो घुटने होते हैं वहां पर उसका मकर राशि का वहां पर स्थान बताया है। उसके बाद में जो कुंभ कुंभ राशि जो है, घुटने से लेकर एड़ी तक का स्थान जो है ये कुंभ राशि बताया गया। और दोनों जो चरण है वो मीन राशि के स्थान बताया गया, अधोभाग अर्थात वहां से जो हमारी एड़ी होती है, एड़ी के पास का जो चरण जो होते हैं, जिसे जिसमें हम पादुका इत्यादि पाद रक्षा धारण करते हैं, वो स्थान आपका मीन राशि बताया गया। इस प्रकार से आपको द्वादश राशियों की कल्पना करनी है एक पुरुष के अंग में, तो इस प्रकार समझना है। अब इसका प्रयोजन क्या है, तो एक प्रकार से प्रयोजन अभी यहाँ पर आया नहीं है पर अन्य ग्रंथों में बताया गया है। तो काल पुरुषा वयवान पुरुषाणाम चिंतित प्रसव काले करके बोला है। तो प्रसव काल में अर्थात जन्मादि के समय में जिस स्थान पर ग्रहों के शुभाशुभ संबंध होंगे, अर्थात शुभ ग्रह जिस स्थान पर होंगे वो स्थान स्वस्थ रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा। पाप ग्रह होने पर या फिर शुभ ग्रहों पर ही पाप ग्रह की दृष्टि इत्यादि होने से यदि वो ग्रह पीड़ित हो जाता है तो उस स्थान में उपद्रव होगा। अर्थात क्या होगा, यथा मेष राशि में मंगल इत्यादि ग्रह है या शनि ग्रह है, कोई पाप ग्रह है, तो हमेशा उस व्यक्ति को उसकी ग्रह की दशा इत्यादि में या गोचर स्थिति इत्यादि में सिर में दर्द होगा। इस प्रकार के वहां पर फलादेश से इसका संबंध है, आपको जानना है। उसके बाद में राशियों की चर आदि संज्ञाएं बताई गई है। तो जो द्वादश राशियां हैं इनकी चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञाएं क्रम से, यथा मेष राशि चर राशि है, वृषभ राशि स्थिर राशि है, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। समझ में आ रहा है? तो चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, ऐसे चार वहां पर प्रवृत्तियों की 12 राशियां हैं और ये 3 संज्ञा है। तो चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, तो ये मेषादि द्वादश राशियों की संज्ञा दी गई है। था मेष राशि चर राशि, फिर वृषभ राशि स्थिर राशि, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि, फिर से चालू हो जाएगा कर्क राशि चर राशि, सिंह राशि स्थिर राशि, कन्या राशि द्विस्वभाव राशि, फिर उसके बाद में फिर से चर राशि, तुला राशि चर, वृश्चिक राशि स्थिर, धनु राशि द्विस्वभाव, इस प्रकार से मकर राशि चर और कुंभ राशि स्थिर और मीन राशि द्विस्वभाव राशि होती है। इस प्रकार से चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञा है। और यही राशि क्रूरा क्रूरो नर स्त्रियो करके भेद से है। तो क्रूर और अक्रूर या क्रूर और सौम्य भी बोल सकते हैं। तो क्रूर और अक्रूर, क्रूर सौम्य इस प्रकार से जानना चाहिए। यथा सभी विषम राशियां जो है, तो ऑड नंबर इवन नंबर आप सभी समझते हैं। तो वन ये ऑड नंबर है, तो ये विषम राशि जो है ये सभी क्रूर है। और जितनी भी समसंख्यक राशियां है वो सौम्य या अक्रूर कहलाए। यथा क्रूर अक्रूर, क्रूर अक्रूर या क्रूर सौम्य, क्रूर सौम्य, इस प्रकार से समझना। उसी प्रकार से पुरुष स्त्री का भी भेद बताया गया है। तो विषम राशि जो है वो पुरुष राशि है और जो सभी 6 सम राशियां है वो स्त्री राशि। यथा मेष राशि पुरुष, वृषभ राशि स्त्री, मिथुन राशि पुरुष, कर्क राशि स्त्री, सिंह राशि पुरुष, कन्या राशि स्त्री। इस प्रकार से पुरुष स्त्री का भी भेद वहां पर बताया गया। ये राशियों की संज्ञा दी गई, नाम दे दिया गया, क्योंकि फलादेश में और योग इत्यादि में आगे के श्लोक में पुरुष राशि स्त्री राशि इस प्रकार से आपको नाम देखने मिलेंगे। अब उसके बाद में पित्त अनिल त्रिधात्विका श्लेष्मिकाश्च क्रियादय। अब यहाँ पर इनकी प्रकृति बताई गई कि कौन सी राशि पित्त प्रकृति वाली, कौन सी वात प्रकृति वाली, कौन सी कफ वाली, कौन सी सम वाली, अर्थात त्रिधातु मिश्रित राशि। तो इस प्रकार से मेषादि द्वादश राशि क्रम से पित्तवात त्रिधातु कफ, अर्थात पित्तवात सम कफ, पित्तवात सम कफ, इस प्रकार से आप ध्यान रखें। यथा मेष राशि पित्त प्रकृति वाली राशि, पित्त प्रधान होता है उसमें, और अर्थात उस जातक का जो भी प्रकृति होगा वो पित्त प्रकृति होगी, अर्थात उसको रोग इत्यादि भी होंगे तो पित्त से जनित रोग होंगे। आप समझ सकते हैं पित्त क्या होता है, वात क्या होता है, कफ क्या होता है, ये सामान्य
विषय है। तो फिर भी बता देता हूँ एक बार, जो पित्त जो है ये मतलब स्किन से संबंधित विषय है, हमारी त्वचा इत्यादि से, ठीक है। कफ जो है ये रक्त से संबंधित विषय है, रक्त जो हमारा जल इत्यादि जो हमारे शरीर में है उससे संबंधित विषय है, उसी से रोग इत्यादि जनित होते हैं। और जो वात है ये हमारी अस्थि से हड्डी से संबंधित विषय है। जब जो वात प्रकृति प्रधान वाली राशि उन जातकों को विशेष करके हड्डी इत्यादि के रोग वहां पर देखने को मिल सकते हैं। और त्रिधातु मिश्रित जो होगा अर्थात वो सम है, वो बैलेंस एक जो होता है, मतलब उस जातक की त्रिधातु होती है, उसका ना न केवल पित्त होता, न केवल वात, न केवल कफ होता है, उसकी त्रिधातु मिश्रित होती है, अर्थात पित्त वात और कफ तीनों उसका बैलेंस होता है, इसलिए उसको सम या त्रिधातु करके बोल दिया गया है। तो मेष जो है वो पित्त है, और उसके बाद में वृषभ जो है वो वात है, मिथुन जो है जो त्रिधातु है, और कफ जो है ये आपका क्या कहते हैं, कर्क है। तो इसी प्रकार से पित्त वात त्रिधातु कफ, पित्त वात त्रिधातु कफ, इस प्रकार से क्रम चलेगा, वहां पर आपको जानना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक चक्र भी दिया हुआ है, इस चक्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आसानी से समझाया गया है कि मेष चर है और क्रूर है, पुरुष है और पित्त है। वृषभ जो है वो स्थिर राशि है, अक्रूर राशि है अर्थात सौम्य राशि है, स्त्री राशि है और वात प्रकृति प्रधान है। उसके बाद में मिथुन द्विस्वभाव राशि है, क्रूर राशि है और पुरुष संज्ञक राशि है, और त्रिधातु इसकी प्रकृति होती है। इस प्रकार से अन्य राशियों को भी आपको समझना है। अब ये जो मेषादि द्वादश राशियों का स्वरूप बताया गया है, ये आपको पढ़ना है, ये आपके अध्ययन करने का विषय है, इसमें कुछ विशेष करके बताने वाला विषय नहीं है। फिर भी आपको कहीं कठिनाई आती है तो पूछ लेना आप। तो कौन सी राशि का वर्ण क्या होगा, क्या स्वरूप है, एक स्वरूप सामान्य बताया तो देखो, रक्त वर्णो बृहद गात्र चतुष्पाद चतुष्पाद्रा त्रिविक्रमी पूर्वभासी नृपज्ञाति शैलचारी रजोगुणी पृष्ठोदही पावकी च मेष राशि कुजाधिपा। हाँ, तो यहाँ पर जो ये पृष्ठोदय उभयोदय है ना, तो शीर्षोदय, ये जो संज्ञा है ये आप नोट कर लेना, जब पढ़ोगे अध्ययन करोगे तो इसको ध्यान में रखना। तो इसके वर्ण, शरीर कैसा होगा, मतलब जो जातक होगा उसका स्वभाव भी उसी प्रकार से होगा, ये मेषादि राशि का स्वरूप स्वभाव इत्यादि बताता है। यथा रक्त वर्ण, लंबा शरीर, चार पैर वाला, तो मेष का स्वरूप आपको पता है, भेड़ जो होती है जिससे ऊन इत्यादि निकाला जाता है, तो उसका चार पैर होते हैं, चतुष्पद राशि है। और रात्रि में बलि होती है, पूर्व में रहने वाला, ठीक है, इसका दिशा जो बताई पूर्व बताई गई, क्षत्रिय जाति बताई, पर्वत विचरण करने वाला, रजोगुणी, पृष्ठोदय संज्ञा के, अर्थात इसका उदय जब राशि का होता है, ये पीठ के तरफ से इसका उदय होता है, पिछले भाग से उदय होता है। अग्नि तत्वात्मक है, अग्नि तत्व है इस राशि का, इस प्रकार का मेष राशि का स्वरूप बताया। और इसका अधिपति जो है वो भौम है, मेष राशि का स्वामी जो है मंगल बताया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये सभी राशियों के स्वामी है, द्वादश राशियों के, तो मंगल इसका स्वामी। उसके बाद में वृषभ राशि का सफेद वर्ण, दीर्घ शरीर, चतुष्पाद राशि, रात्रि में बली है, दक्षिण दिशा की निवासी है, ग्राम में घूमने वाला, वैश्य जाति है, भूमि तत्व है, रजोगुणी और पृष्ठोदय संज्ञक है ये भी, और इसका स्वामी शुक्र है। उसी प्रकार से मिथुन राशि जो ये शीर्षोदय संज्ञक राशि है, गदा और वीणा युक्त पुरुष स्त्री की जोड़ी है, बस अर्थात पुरुष के हाथ में गदा और स्त्री के हाथ में वीणा है, ऐसी पुरुष स्त्री की जोड़ी आकाश में दिखाई दी, इसलिए इसका नाम मिथुन राशि रख दिया गया। अब पश्चिम दिशा का निवासी है, वायु तत्व है, द्विपदी है, रात्रि बलि, ग्राम में रहने वाला, वायु प्रकृतिक, समान शरीर वाला, और हरित वर्ण, इसका वर्ण जो है हरा हरा कलर है, इसका अधिपति बुध होता है, बुध इसका मिथुन राशि का स्वामी है। कर्क राशि का स्वरूप पाटल अर्थात श्वेत रक्त, जिस प्रकार से गुलाब का फूल होता है पाटल, पाटल पुष्प भी कहा था, उस प्रकार का वर्ण है, कलर है। वनचारी विप्र वर्ण अर्थात ब्राह्मण वर्ण है, रात्रि में बलि है, अधिक पैर वाला, स्थूल शरीर, सत्वगुणी, जल तत्व एवं पृष्ठोदय संज्ञक है, इसका अधिपति चंद्र होता है, कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। सिंह राशि का तर स्वरूप सत्वगुणी, हाँ बोलिए। रात्री बली म्हणजे? रात्रि बलि मतलब उसको नाइट में उसको बल प्राप्त होता है, मतलब स्ट्रांग होती है उस समय में, उसका बल है उस, अगर वो जातक भी रहेगा तो वो रात्रि में उसको बल प्राप्त होगा, दिन में वो सुस्त रहेगा, इस प्रकार का फलादेश में इसका प्रयोजन है, ठीक है। ओके ओके. हाँ,
तो इस प्रकार से आपको ये अभी 3 मिनट बचा है, 3 मिनट में जितना होगा उसको करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सिंह राशि का स्वरूप जो है वो सत्व गुणी है, सत्व गुण प्रधान है। चतुष्पद संज्ञक है, चार पैर होते हैं सिंह के, हम सभी जानते हैं। तो चतुष्पाद राशि है। क्षत्रिय वर्ण है, वनचारी है, शीर्षोदयी है। इसका उदय जो होता है वो शीर्ष भाग से होता है। जिस भाग में सिर है उस स्थान से उसका उदय होता है पूर्व क्षितिज में, इसलिए इसे शीर्षोदय संज्ञक राशि है। दीर्घ शरीर, पीला वर्ण बताया गया है सिंह राशि का, पूर्व दिशा के अधिपति। और दिवा बलि, दिवा नाम दिन, दिन में इसको बल प्राप्त होता है। इसका स्वामी सूर्य होता है। अब उसके बाद में कन्या राशि की बता, तो पर्वत में घूमने वाला दीपावली, ये भी दिन में। शीर्षोदय संज्ञक राशि, मध्यम शरीर वाला द्विपदी, दक्षिण दिशा में रहने वाला, अन्न सहित अग्नि हाथ में रखने वाला। तो इसका स्वरूप आकाश में जिस प्रकार, तो एक हाथ में अन्न है, अग्नि है, इस प्रकार से इसका स्वरूप कन्या का बताया गया। एक नौका में बैठी हुई कन्या, ये सब विषय आते हैं। वैश्य जाति है, अनेक वर्ण है, वायु तत्व है, कुमारी एवं तमोगुणी है, ऐसा कन्या राशि का स्वरूप कहा गया। इसका अधिपति भी बुध है, बुध इसका स्वामी है। उसके बाद में शीर्षोदय संज्ञक राशि है तुला राशि, दिन में बलि है, कृष्ण वर्ण है, रजोगुणी है, पश्चिम में रहने वाला, भूमि में विचरण करने वाला, हिंसक, शूद्र जाति एवं मध्यम शरीर वाला, ऐसा तुला राशि का स्वरूप कहा गया। इसका स्वामी शुक्र होता है। उसके बाद में वृश्चिक राशि का स्वरूप बता रहे हैं, स्वल्प शरीर वाला, बहुपात, जैसा वृश्चिक बिच्छू के बहुत सारे पैर होते हैं इसलिए बहुपात कहा गया है। विप्र जाति, छिद्र में रहने वाला, बिल में रहता है बिच्छू, उत्तर दिशा में विचरण करने वाला, दिवाबली, पिशंग वर्ण, और जल तत्व, भूमि तत्व, अधिक रोम युक्त, तीक्ष्ण अग्रिम भाग वाला, एवं स्वामी जो है वृश्चिक राशि का वो मंगल, ऐसा वृश्चिक राशि का स्वरूप कहा गया है। इसके विषय में आपको जो भी डाउट रहेगा आप पूछना, मैं उसको डेफिनेटली बताऊंगा। तो पृष्ठोदयी संज्ञक राशि है धनु राशि, सत्वगुणी पिंगल वर्ण है, एकदम स्वर्ण के भांति वर्ण है। रात्रि में बलि, अग्नि तत्व, क्षत्रिय, पूर्वार्ध और द्विपाद, उत्तरार्ध में चतुष्पाद, मतलब ये इसका स्वरूप है। तो पूर्वार्ध, अभी क्लास खत्म होगा तो हम यहीं पे रुकते हैं, इसको मैं आगे कल से कंटिन्यू करूंगा धनु राशि से। तो आज की कक्षा में इतना ही देखेंगे, क्योंकि अब 1 मिनट बचा है, ये कक्षा अभी समाप्त हो जाएगी। तो पृष्ठोदय संज्ञक राशि है धनु राशि, सत्व गुणी है, पिंगल वर्ण है। और इसमें जो पूर्वार्ध है इसका 15 अंश तक, ये जो है मनुष्य एक हाथ में धनु लिए हुए है, ऐसा स्वरूप है। और पिछला जो भाग है अर्थात पूर्वार्ध जो है मनुष्य है, द्विपाद संज्ञक है। और उत्तरार्ध जो है वो घोड़ा है, इसलिए चतुष्पाद संज्ञक कहा गया है। तो 16 से 30 अंश तक ये चतुष्पद राशि है। ओके। तो शायद आज लेट शुरू किए थे इसीलिए ये अभी चल रहा है, ठीक है। तो धनुष धारण करने वाला ये अविनाश सर, हाँ जी। ये अपना टाइमिंग बढ़ा हुआ है क्या? ना ना ना, समाप्त हो जाएगा एक 2-3 सेकंड में और। अच्छा अच्छा, वो लेट स्टार्ट किए होंगे शायद इसलिए। हो ओके ओके, जाएगा। ठीक है सर, तो स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग, आज यही तक करेंगे।